2010 में 12 दिनों तक चले चीन के ट्रैफिक जाम को भूल जाइए। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हो रहा है। 150 से अधिक मालवाहक जहाज पनामा नहर से गुजरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी तेज मार्ग की तलाश में हैं। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि प्रत्येक जहाज नहर पार करने के लिए पनामा सरकार को लगभग $4 लाख का भुगतान करने के लिए तैयार है, लेकिन अधिकारी उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। रखरखाव या किसी अन्य कारण से नहर बंद नहीं की गई है। इसके बजाय यह एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इस बीच ईरान समर्थित हौथिस ने कई व्यापारिक जहाजों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है, जिससे कंपनियों को अफ्रीका के आसपास लंबे रास्ते अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जनवरी में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी जल्लड़ मरुमध्य के माध्यम से सुरक्षित मार्ग बहाल करने में मदद करने के लिए यमन में हौथियों पर बमबारी शुरू कर दी, और इस समय तक कुछ अन्य समस्या भी पनामा नहर को अवरुद्ध कर रही है। यहाँ क्या हो रहा है? यह क्षेत्र इतनी विकट स्थिति में कैसे पहुँच गया? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या पनामा नहर सचमुच खत्म हो रही है? दुनिया भर में जहाजों के लिए 2 प्रमुख शॉर्टकट हैं। पहली मिस्र में स्वेज नहर है, जो भारत, चीन, जापान, ताइवान और सिंगापुर जैसे पूर्वी एशियाई देशों को यूरोप से जोड़ती है। दूसरी मध्य अमेरिका में पनामा नहर है, जिसका उपयोग इन पूर्वी एशियाई देशों से पूर्वी अमेरिका या पूर्वी कनाडा जाने वाले जहाजों और यूरोप से पश्चिमी अमेरिका जाने वाले जहाजों के लिए भी किया जाता है। वैश्विक स्तर पर लगभग 50,000 मालवाहक जहाज संचालित होते हैं, जिनमें से 70% इन 2 नहरों का उपयोग करते हैं। यदि किसी भी नहर में कोई समस्या होती है तो पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए 2021 में एवर गिवन जहाज ने स्वेज नहर को 6 दिनों के लिए अवरुद्ध कर दिया, जिससे व्यापक व्यवधान हुआ। यदि इसी तरह की घटना दोबारा होती है तो जहाजों को लंबा रास्ता अपनाना होगा, जिससे यात्रा का समय बढ़ जाएगा और ईंधन की लागत भी बढ़ जाएगी। लेकिन अंततः इन भारी अतिरिक्त शुल्कों का भुगतान कौन करेगा? आप और मैं, उपभोक्ता। शिपिंग कंपनियों को इन नहरों का उपयोग करने के लिए उच्च टोल का भुगतान करना पड़ता है और उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये नहरें क्यों आवश्यक हैं? आइए एक उदाहरण देखें। अगर ब्रिटेन से कोई जहाज पश्चिमी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुंचना चाहता है तो उसके पास 2 विकल्प हैं। यह मार्ग 25,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करता है और इसमें लगभग 28 दिन लगेंगे, जिसमें लगभग 8 मिलियन लीटर ईंधन का उपयोग होगा। इस यात्रा की लागत लगभग $32 मिलियन है। दूसरा विकल्प यूनाइटेड किंगडम से सीधे कैरेबियन सागर तक जाना है, फिर प्रशांत महासागर और सैन फ्रांसिस्को तक पहुंचने के लिए पनामा नहर का उपयोग करना है। यह मार्ग केवल लगभग 14 किलोमीटर लंबा है, जो 44% छोटा है, जिससे शिपिंग कंपनी को ईंधन लागत में लगभग $16 मिलियन की बचत होती है। आप सोच सकते हैं कि जहाज हमेशा इन बचतों के कारण पनामा नहर को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। वर्तमान में पनामा नहर से गुजरने पर टोल लगभग $4 लाख है, लेकिन यह बढ़कर $8 लाख से $1 मिलियन के बीच हो सकता है, और जहाज ये शुल्क देने को तैयार हैं। नहर के उपयोग का मुख्य लाभ समय की बचत है। यदि जहाज प्रत्येक मार्ग पर 15 या 20 दिन अतिरिक्त लेते हैं तो एक जहाज जो आमतौर पर साल में 24 बार चलता है, वह केवल 12 बार ही चलेगा, यानी 50% कम बुकिंग। सरल शब्दों में, समय पैसा है और शिपिंग कंपनियां पनामा नहर का उपयोग करने के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने को तैयार हैं, भले ही इसके लिए उन्हें 5 या 10 दिनों तक लाइन में इंतजार करना पड़े या नहर अधिकारियों की मांगों को पूरा करना पड़े। हालांकि पनामा अधिकारी चाहकर भी अधिक जहाजों को गुजरने की अनुमति नहीं दे सकते। द रीजन पनामा पट्टी मध्य अमेरिका में 30 किलोमीटर चौड़ी भूमि है, जिसके दोनों ओर महासागर हैं। यहाँ स्वेज नहर जैसी नहर नहीं खोदी जा सकी, क्योंकि यहाँ की जमीन समुद्र तल से 30 मीटर ऊपर है। इसीलिए गैटुन झील तक पहुँचने के लिए जहाजों को 30 मीटर ऊपर उठाया जाना चाहिए और फिर दूसरी तरफ समुद्र में वापस उतारा जाना चाहिए। ये मालवाहक जहाज हैं, जिनका वजन लाखों टन होता है। ऐसे भारी जहाजों को 30 मीटर तक उठाने के लिए नहर के प्रवेश द्वार पर ताले लगाए जाते हैं। ये ताले जहाजों को ऊपर उठाने के लिए सीढ़ियों की तरह काम करते हैं। जब कोई जहाज लॉक नंबर 1 में प्रवेश करता है तो उसका दरवाजा बंद हो जाता है, फिर पानी लॉक 2 से लॉक 1 में बहता है और उसे भर देता है। इस प्रक्रिया में किसी मोटर या पंप का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि लॉक 2 में पानी का स्तर अधिक होता है। इसलिए यह गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके लॉक 1 को भरता है। एक बार जब दोनों तालों में पानी का स्तर बराबर हो जाता है तो बीच का दरवाजा खुल जाता है, जिससे जहाज लॉक 2 में चला जाता है और फिर लॉक 2 का दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है।
इस बीच लॉक 3 से पानी लॉक 2 में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक बार जब दोनों तालों में पानी का स्तर समान हो जाता है तो बीच का दरवाजा फिर से खुल जाता है, जिससे जहाज लॉक 3 में प्रवेश कर सकता है। लॉक 3 का दरवाजा बंद होने के बाद गैटुन झील का पानी लॉक 3 में भर जाता है, जब तक इसका स्तर गैटुन झील से मेल नहीं खाता। जब आखिरी दरवाजा खुलता है तो जहाज गैटुन झील में प्रवेश करता है। इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट का समय लगता है और जहाज 30 मीटर ऊपर उठ जाता है। गैटुन झील को पार करने के बाद जहाज को पनामा के दूसरी ओर पहुंचने में 11 घंटे लगते हैं, जहां वही ताले उसे वापस समुद्र तल पर ले आते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि जहाज को उठाने और नीचे लाने दोनों में गैटुन झील के पानी का उपयोग किया जाता है। समुद्र के स्तर से मेल खाने के लिए लॉक 1 से पानी समुद्र में छोड़ दिया जाता है, जिससे झील का ताज़ा पानी बर्बाद हो जाता है। पनामा नहर का उपयोग करने वाला एक जहाज उतना पानी बर्बाद करता है जितना 5 लाख लोग एक दिन में पीते हैं। चरम समय पर प्रतिदिन 38 जहाज नहर से गुजरते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रतिदिन 19 मिलियन लोगों का पानी समुद्र में बर्बाद हो जाता है। गैटुन झील बड़ी है, लगभग एक औसत शहर के आकार की। पास के पहाड़ों से वर्षा का पानी गैटुन झील में बहता है, जिससे जहाजों से खोए हुए पानी की भरपाई करने में मदद मिलती है। 110 साल पहले जब पनामा नहर का निर्माण किया गया था, तब किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि अगर गैटुन झील में वर्षा का पानी कम हो गया तो क्या होगा। अब पनामा सरकार के लिए यह एक गंभीर मुद्दा बन गया है। हर 7 साल में पनामा में सूखा पड़ता है, जिसके कारण बहुत कम वर्षा होती है। यह समस्या विकराल होती जा रही है। पिछले साल बारिश नहीं हुई थी, इस साल भी बहुत कम बारिश की भविष्यवाणी की गई है। पनामा के अधिकारियों को एक कठिन विकल्प का सामना करना पड़ रहा है। नहर चालू रखें या पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराते रहें। इस नहर से प्रति वर्ष 32 बिलियन डॉलर की कमाई होती है, जो पनामा की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। यदि वे इसे बंद कर देते हैं तो उन्हें आय का नुकसान होता है, लेकिन इसे खुला रखने से पीने के पानी की कमी हो जाती है। वे नहर को चालू रखने के लिए गैटुन झील में समुद्री जल लाने के लिए पंप स्थापित कर सकते थे, लेकिन इससे झील का पानी पीने के लिए असुरक्षित हो जाएगा। गैटुन झील में पानी बचाने के लिए सरकार ने नहर के माध्यम से अनुमति दिए गए जहाजों की संख्या प्रतिदिन 38 से घटाकर 18 कर दी है। केवल छोटे मालवाहक जहाज ही गुजर सकते हैं, जिससे उनका भार 40% कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप पनामा नहर प्राधिकरण ने नहर से गुजरने वाले जहाजों की संख्या को प्रतिबंधित कर दिया है। इससे देरी हुई और शिपिंग लागत बढ़ गई। अतिरिक्त 10% टोल टैक्स, जिसे मीठे पानी का अधिभार कहा जाता है, जोड़ा गया है, जो यूरोप से पश्चिम अमेरिका और पूर्वी अमेरिका से पूर्वी एशिया तक शिपिंग मार्गों को बाधित करता है। साथ ही पनामा नहर के लिए ऊंची कीमतों पर 3 महीने पहले बुकिंग करानी होगी। विभिन्न समाधान सुझाए जा रहे हैं, जैसे जैव महासागर गलियारे बनाना। इस योजना में जहाज एक तट पर कंटेनरों को उतारेंगे और फिर उन कंटेनरों को ट्रकों या ट्रेनों पर लादकर दूसरे तट पर पहुंचाया जाएगा, जहां उन्हें अन्य जहाजों पर फिर से लोड किया जाएगा। हालांकि इस योजना को पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो 9,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, रेलवे या सड़क बनाना कठिन बना देती है। ऐसा ही एक गलियारा मैक्सिको में बनाया जा रहा है, जो सिर्फ 190 किलोमीटर चौड़ा है। मैक्सिकन सरकार बीच में एक रेल नेटवर्क बिछा रही है और 85 बिलियन डॉलर की कुल लागत से दोनों तरफ आधुनिक बंदरगाहों का निर्माण कर रही है, जिसके 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। एक बार यह पूरा हो जाने के बाद यह मार्ग पनामा नहर की तुलना में सस्ता और तेज होगा। पनामा नहर के 2.6 मिलियन की तुलना में प्रतिवर्ष 3 मिलियन कंटेनरों को गुजरने की अनुमति मिलती है। इसका मतलब है कि मैक्सिको इंटरोसेनिक NIC कॉरिडोर 6 वर्षों में पनामा का आधा यातायात छीन सकता है। हालांकि इस परियोजना को पूरा होने में कई साल लगेंगे। पनामा नहर का भविष्य अनिश्चित है। तो आपके अनुसार इसकी गिरावट के पीछे मुख्य कारक क्या है? क्या आप मानते हैं कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को बचाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है? हमें टिप्पणियों में बताएं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।